हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 का ये एक्ट है। आई गेस के बारे में पहले पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं इस एक्ट के बारे में। तो ये एक्ट नंबर है 34, मतलब 34वां एक्ट है 2008 में पास होने वाला। तो प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी? 31 दिसंबर 2008 को। और इनएक्टमेंट का डेट इस एक्ट में बताया नहीं गया है, मतलब हम मान सकते हैं कि या तो जिस दिन प्रेसिडेंशियल असेंट मिली होगी उसी दिन ये इनेक्ट हुआ होगा। तो कभी भी अगर एग्जाम में पूछ ले तो देखेंगे कि अगर पूछेंगे कि इनेक्टमेंट डेट क्या है इसकी, तो जहाँ प्रेसिडेंशियल असेंट है, अगर ये डेट दी हुई है तो शायद हम इसको ही मानेंगे, मेरा ऐसा ओपिनियन है। तो प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी? तो लास्ट डे ऑफ दिसंबर जो था, मतलब लास्ट डे ऑफ ईयर बोल सकते हैं, 2008 का ही आखिरी एक्ट था, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि तो असेंट मिली थी 31 दिसंबर 2008 को। उसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं और 26 सेक्शंस हैं। आइए अब इस एक्ट को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसका प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल क्या बताता है? तो एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये एक्ट का मतलब है कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाना नेशनल लेवल पे, क्योंकि वो एजेंसी क्या करे? या तो इन्वेस्टिगेट करे, मतलब जांच करे, या मतलब छानबीन करे, और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूट करे ऑफेंसेस, मतलब उनका ट्रायल करे जो कि अफेक्ट करते हैं क्या? सॉवरेनिटी, मतलब संप्रभुता, सिक्योरिटी सुरक्षा, इंटेग्रिटी मतलब एकता, मतलब राष्ट्रीय एकता, ये मतलब इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, तो जो भी फॉरेन स्टेट से इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन है उनके साथ, और जो कि ऑफेंसेस हैं, एक्ट इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, तो जो भी हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह है, जो हमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए हैं किसी कंट्रीज के साथ या कोई रेजोल्यूशन हुई है, तो उनको उनको इनेक्ट करने के लिए, मतलब उनको फॉलो होते रहने के लिए, जो भी यूनाइटेड नेशन से कुछ एग्रीमेंट या कन्वेंशन हुए हैं उनके साथ भी, और उसकी एजेंसी भी है जो कि अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहिए। मतलब हमारी किसी यूनाइटेड नेशन वगैरह अलग जो दूसरे देशों के साथ कुछ कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ एजेंसीज बनाना चाहिए, तो उसके लिए बनाया है। तो उसके मैटर जो भी कनेक्टेड है, इंसिडेंटल जो भी है, तो वो है। अब ये बी इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, तो ये इनेक्ट कब किया गया था? तो 59th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया, मतलब जिस साल रिपब्लिक इंडिया का 59th ईयर था, मतलब रिपब्लिक ईयर जो 59th ईयर था रिपब्लिक इंडिया का, उस टाइम पे ये एक्ट को लाया गया। अब चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। तो ये कहाँ से चालू होता है? सबसे ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 1 से चालू होता है, स्टार्ट होता है। तो एक्ट का नाम क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनआईए भी बोलते हैं। 2008 का एक्ट है, ठीक है। सेकंड बताता है कि कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो ये एप्लीकेबल होता है एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया। तो ये होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। फिर इसका एक्सटेंडेड देखिए आप कि ये कैसा होता है, सबके ऊपर अप्लाई होता है, मतलब टू सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडियन सिटीजन है उनके ऊपर अप्लाई होगा। फिर या तो कोई पर्सन है जो कि सर्विस में है गवर्नमेंट के, फिर वेयर एवर दे में भी, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे है, लेकिन सर्विस में किसके? गवर्नमेंट की सर्विस में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल एक्ट है ये, बाकी यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया जनरली। फिर सी पॉइंट में दिया हुआ है कि पर्सन है या ऑन शिप, मतलब जो भी पर्सन है या तो शिप्स में है, एयरक्राफ्ट में जो कि रजिस्टर है इंडिया में, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे है, लेकिन रजिस्टर्ड इंडिया में है। फिर जो भी पर्सन है जिसने भी शेड्यूल ऑफेंस किया है, या तो इंडिया के बाहर भी किया है, लेकिन इंडिया मतलब इस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल दिया हुआ है, तो शेड्यूल में जो भी ऑफेंस किया हुआ है किसी भी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट में, या फिर किसी इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हुए, अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, तो भी इसका होगा एप्लीकेबल। अब यहाँ पे एंड वर्ड को जोड़ दिया गया था, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे ये जो वर्ड है बीच में, मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो पहले ये कुछ और था यहाँ पे, अब यहाँ पे एंड कर दिया गया। और जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 2019 में हुआ था, जो कि इफेक्ट फ्रॉम 2 अगस्त 2019 से हुआ था। तो उसमें ये एक और चीज जोड़ दी गई थी कि जो भी पर्सन है जो कमिट करे कोई भी ऑफेंस, शेड्यूल ऑफेंस,
भले ही वो इंडिया के बाहर कर रहा है, लेकिन इंडिया के सिटीजन के अगेंस्ट कर रहा है या इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है। अब डेफिनेशन डेफिनेशन बात करता है सबसे पहले सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अनलेस तो कॉन्सेप्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, तो अगर अदरवाइज कहीं नहीं बताया गया तो क्या होगा, एजेंसी का मतलब क्या होगा। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि कंस्टिट्यूट की गई है सेक्शन 3 में। कोर्ट का मतलब सीआरपीसी। हाई कोर्ट का मतलब होगा कि जिस जगह पे जिस जुरिडिक्शन में अगर कोई स्पेशल कोर्ट बनाई हुई है उसके जो हाई कोर्ट होगा उस जगह का वो हाई कोर्ट यहाँ पे मतलब होगा। प्रिस्क्राइब का मतलब जो रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा जो कि अपॉइंट किया गया है सेक्शन 15 में। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में आप ये देखिएगा सभी आ जाएंगे यहाँ पे। पीपी भी आ जाएगा, फिर एडिशनल पीपी भी आ जाएगा और स्पेशल पीपी भी आ जाएगा, जो कि सेक्शन 15 में बताया गया है। और यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी हम देख रहे थे सेक्शन 1 की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आईपीसी की तरह देखिए कि हमेशा याद रखें, जैसे आईपीसी भी सारे उसके एक्सटेंडेड प्रोविजन से कि कहाँ का अप्लाई होता है वो यहाँ पे भी ऐसे ही दिया हुआ है। तो याद रखने में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। शेड्यूल जो इस वाले एक्ट के बाद में क्लास में शेड्यूल दिया हुआ है, तो शेड्यूल दिया हुआ। तो शेड्यूल ऑफेंसेस का मीनिंग क्या होगा, तो शेड्यूल ऑफेंस का मतलब है जो कि ऑफेंस स्पेसिफाइड है शेड्यूल में, उनके बारे में बात करता है। फिर एच पॉइंट बात करता है स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट जो कि कोर्ट ऑफ सेशन को डेजिग्नेटेड किया एज अ स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 11 में, और एज द केस में भी, और या तो सेक्शन 22 में, मतलब सेक्शन 11 में या सेक्शन 22 में। फिर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो कि डिफाइन नहीं किए गए हैं तो कोड में डिफाइन किए गए हैं, और उसका मीनिंग कोड से निकालना पड़ेगा। कोड मतलब सीआरपीसी से निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी enactment any provisions thereof shall in relation to an area in which the enactment or such provision is not enforced। तो कोई भी अगर रेफरेंस है किसी भी एक्ट से रिलेटेड, किसी भी enactment से रिलेटेड, कोई भी प्रोविजन है जो कि किसी एरिया से रिलेटेड है, किसी enactment से रिलेटेड है, सच प्रोविजंस नॉट इन्फोर्स मतलब वो इन्फोर्स में नहीं है, तो उसके कंस्टिट्यूट कहा जाएगा बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द करस्पॉन्डिंग लॉ। तो वो करस्पॉन्डिंग लॉ से रेफरेंस किया जाएंगे, क्योंकि रिलेवेंट प्रोविजन है किसी करस्पॉन्डिंग लॉ में। मतलब कोई भी चीज है ऐसी जो एक्ट में डिफाइन नहीं की गई, कोई भी एनेक्टमेंट है किसी एरिया से रिलेटेड, तो सच एनेक्टमेंट जो है वो अगर एनफोर्स में नहीं है तो उसका मीनिंग वहां से निकाला जाएगा जो करस्पॉन्डिंग लॉ है, मतलब जो अभी लॉ जो लॉ एप्लीकेबल है, और रिलेवेंट प्रोविजन जो है करंट करस्पॉन्डिंग लॉ के, इफ एनी इन्फोर्स इन दैट एरिया, तो जो भी इस एरिया में थ्रू एनफोर्सेबल है। फिर चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो सेक्शन 3 में एजेंसी के बारे में बताया हुआ है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन द पुलिस एक्ट 1861, तो 1861 का जो पुलिस एक्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी कि स्पेशल एजेंसी, जिसको बोला जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनआईए बोलते हैं, जो क्यों बनाई जाएंगी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें और प्रोसिक्यूशन कर सके, मतलब केस वगैरह ट्रायल कर सके ऑफेंसेस का, अंडर द एक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो जो भी एक्ट स्पेसिफाइड किए गए शेड्यूल में उसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन दिस बिहाफ ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी शैल हैव थ्रू आउट द इंडिया। तो इस वाले एक्ट को जो अथॉरिटी, मतलब जो भी इस एक्ट में ऑर्डर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको ध्यान रखते हुए जो कि इसमें बनाए गए हैं ऑफिसर्स होंगे एजेंसी को थ्रू आउट द इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानते हुए, एंड सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटी, और इंटरनेशनल लॉ या डोमेस्टिक लॉ या कंसर्न कंट्री या आउटसाइड इंडिया के जो भी लॉज वगैरह हैं, जो डोमेस्टिक मतलब या तो इंटरनेशनल लॉज कुछ है या कुछ डोमेस्टिक कंट्री, मतलब किसी कंट्री में जाके वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस कंट्री के जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनको ध्यान रखते हुए आउटसाइड इंडिया में वो कहीं भी, मतलब पूरे इंडिया में ये, या इंडिया के बाहर भी, से कुछ कुछ आतंकवादी घटनाएं या कुछ चीजें हैं जो बाहर हो रही है इंडिया से बाहर, तो इस एजेंसी के पास वो पावर भी है कि वो इंडिया के बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्स मानना पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि उन्होंने इसके बिहाफ में बनाए हैं ऑफिसर्स ऑफ एजेंसी। और लेकिन
बाकी उन अगर वो कुछ भी कर रहे हैं और उसके अलावा उनको क्या-क्या याद रखना पड़ेगा, तो उनको याद रखना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रीटी का कुछ वायलेशन नहीं हो, कोई भी डोमेस्टिक लॉज़ का वायलेशन नहीं हो, किसी कंट्री का, या जो भी आउटसाइड इंडिया वो काम कर रहे हैं, और वो किस चीज़ से करेंगे, तो इन रिलेशन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, तो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से करेंगे। और अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स कंसर्न्ड इन सच ऑफेंसेस, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं जो भी पर्सन है, जो इनसे रिलेटेड कोई पर्सन है जिन्होंने ये कंसर्न ऑफेंस किया है, और उनके पास सारी पावर, सारी ड्यूटीज, सारी प्रिविलेज, सारी लाइबिलिटीज होंगी पुलिस ऑफिसर्स की, जो कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होती है उनके पास, जो कि उनके पास कमिट की जाती है। फिर एनी ऑफिसर ऑफ द एजेंसी ऑफ और अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, कोई भी ऑफिसर है एजेंसी का जो कि रैंक से ऊपर है सब इंस्पेक्टर के, वो सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स, मतलब उसको काम करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ, वो कुछ भी में मेक इन दिस बिहाफ एक्सरसाइज थ्रू आउट इंडिया। तो जो भी ऑफिसर होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, मतलब सब इंस्पेक्टर जो भी होगा ऑफिसर एजेंसी का, जिसकी मतलब जी जो भी मतलब मैं स्टार्टिंग से बता देता यहाँ पे कि जो भी ऑफिसर होगा एजेंसी का जिसका रैंक है सब इंस्पेक्टर से ऊपर, वो जो भी ऑर्डर्स बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिहाफ पे उनको फॉलो करते हुए सारी पावर्स एक्सरसाइज करेगा थ्रू आउट द इंडिया, जो कि पावर की जो कि एनी ऑफ द पावर्स होती है किसकी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की होती है कहीं पे भी किसी एरिया में, इन विच ही इज प्रेजेंट फॉर द टाइम बीइंग, जहाँ पे वो टाइमिंग प्रेजेंट है, एंड व्हेन नो एंड व्हेन सो द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन द एरिया विच द, सॉरी ये मैंने रिपीट पढ़ने लगा हूँ, फिर एक्सरसाइजिंग सच पावर्स शैल सब्जेक्ट टू एनी सच ऑर्डर एज अफोर्सिड, तो जब भी वो एक्सरसाइज कर रहा है जो भी पावर्स उसको दी गई हैं तो वो इसके सब्जेक्ट होगा, जो भी अफोर्सेड मतलब जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई हैं, और बी डीम्ड उसको क्या मानेंगे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मानेंगे, जब भी वो ड्यूटी कर रहा है तो उसको हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मानेंगे, और वो डिस्चार्ज कर रहा है फंक्शन अंडर ऑफ सच ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन। तो मतलब है कि वो अपने जो उसको पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में से पुलिस ऑफिसर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए पावर यूज करता है, वही सेम पावर यहाँ पे एजेंसी का कोई भी अगर इसका रैंक अबव रैंक है सब इंस्पेक्टर से, तो वो अपने पावर्स यूज कर रहा है ऐसा मानेंगे। फिर सेक्शन 4 बात करता है सुपरिटेंडेंस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो जो सुपरिटेंडेंस की मतलब जो देख रेख की पावर है, मतलब जो कंट्रोल करने की पावर है वो किसके पास है, एनआई के ऊपर, तो एनआई के ऊपर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, तो द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज का जो मैनेजमेंट वगैरह है उसका पावर किसके पास होगा, तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी शैल वेस्ट द ऑफिशियल officer designated as the Director General appointed in this behalf by the central government। तो अगर गवर्नमेंट को कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है एजेंसी का, तो वो डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी आदमी को एक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करेंगी, और उनके पास सारा पावर एडमिनिस्ट्रेशन का वेस्ट हो जाएगा एजेंसी के ऊपर, और वो एक्सरसाइज करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के ऊपर, जो कि एक्सरसाइज और कौन से पक्ष किसके रिलेटेड उसका सिमिलर होगी पावर, तो जो कि अगर जो भी पावर्स एक्सरसाइज की जाती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा पुलिस फोर्स पे किसी भी स्टेट में, उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो भी अपॉइंट की जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो करेंगे। मतलब मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट कर देंगी, वो डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा। डायरेक्टर जनरल जो होगा वो सारे पावर वो एक्सरसाइज करेगा एजेंसी के ऊपर, जो कि अगर जो नॉर्मल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहता है वो पुलिस फोर्स किसी भी स्टेट में एक्सरसाइज करता है, और बाकी एज सच गवर्नमेंट में स्पेसिफाई दिस बिहाफ, और बाकी जो भी फंक्शन है जो भी गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी इस बिहाफ में, तो वो कर सकते हैं। फिर सेक्शन 5 बात करता है मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द एजेंसी शैल constituted in such manner as may be prescribed। तो जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं इस एक्ट में, तो एजेंसी को कंस्टिट्यूट करेगी उस मैनर में ऐसा कि जैसे कि प्रिस्क्राइब की गई है कंडीशन, प्रिस्क्राइब कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड
इन द एजेंसी, और जो भी एजेंसी में एम्प्लॉयड किए गए हैं, शैल सब्जेक्ट शैल सच एज बी प्रिस्क्राइब। तो जो भी सब्जेक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं इस एक्ट में, उसके थ्रू वो सर्विस, मतलब अपने सर्विस एंड कंडीशन को यूज करेंगी। तो द एजेंसी शैल बी कंस्टिट्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है। सच कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द एजेंसी शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जो भी प्रिस्क्राइब की गए हैं, मतलब सीधी सीधी बात है कि जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं इस एक्ट में, या जो भी उन लोगों ने प्रिस्क्राइब की गए हैं रूल्स वगैरह, वो यहाँ पे सर्विस कंडीशन होगी जो कि पर्सन एम्प्लॉयड की गए हैं एजेंसी में। सिंपल सी बात है। अब चैप्टर 3 को भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चैप्टर 3 बात करता है इन्वेस्टिगेशन बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से कर पाएंगे। तो सेक्शन 6 बात करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। तो इस वाले एक्ट में भी नॉर्मल होता है, मतलब ये मैं बता दूं, कैसे कोई भी एजेंसी के पास मैटर जाएगा तो कैसे जाएगा। तो कुछ अलग प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज होती है, वैसे एफआईआर दर्ज होगी। फिर पुलिस को ऐसा लगता है कि नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है और इसकी शेड्यूल में है, तो शेड्यूल से रिलेटेड है, तो वो इंटीमेट कर देते हैं जनरली स्टेट गवर्नमेंट को। फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करके अगर उनको लगता है तो एजेंसी को दे देती है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑन रिसीप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑफ अंडर सेक्शन 154। तो 154 एफआईआर की बात करता है सीआरपीसी में। तो रिलेटिंग टू एनी शेड्यूल ऑफेंस, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो जो भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो फॉरवर्ड कर देगा रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को फोर्थ विथ। मतलब जैसे ही उसको पता चला कि शेड्यूल ऑफेंस हुआ है जो कि सेक्ट की शेड्यूल में दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड वो ऑफेंस को अगर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वाले को लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को भेजना चाहिए, तो भेज देगा। फिर सेकंड सबसेक्शन बात करता है ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। जैसे ही सबसेक्शन 1 उनके पास रिपोर्ट आ जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा वो रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और कब फॉरवर्ड करेगा? एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्द हो सके उतना जल्दी स्टेट गवर्नमेंट का करेगा। जैसे ही उसके पास वो रिपोर्ट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा। अब थर्ड वाला सबसेक्शन बात करता है ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले डिटरमाइन करेगा जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है उसके बेसिस पे, जो कि उनको मेड अवेलेबल की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रिसीव हुई है उनको अदर सोर्सेज से। तो वो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट। तो जैसे ही 15 दिन के अंदर उनको उस जगह का रिपोर्ट मिला, वेदर द ऑफेंस इज अ शेड्यूल ऑफेंस और नॉट, और पता करेगा कि मतलब देखेगा कि शेड्यूल ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ। कितने दिन के अंदर करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी उसको रिपोर्ट मिली उसके 15 डेज के अंदर, जैसे ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पास स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट आई, तो उसके अंदर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसी रिपोर्ट आई, तो उसके बाद 15 डेज होंगे। 15 डेज के अंदर उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो ऑफेंस है वो शेड्यूल ऑफेंस है या नहीं। एंड ऑल्सो वेदर हैविंग रिगार्ड टू द ग्रेविटी, और सबसे पहले वो ग्रेविटी देखेगा कि कितना, मतलब गंभीरता देखेगा कि कितना ग्रेविटी, क्या ऑफेंस हुआ है, कितना संगीन जुर्म हुआ है। और फिर अदर रिलेवेंट फैक्टर को देखते हुए अगर उसको लगता है इट इज फिट केस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसी, और अगर उसको लगता है कि हाँ ये, मतलब उनको लगता है कि हाँ ये एजेंसी के थ्रू होना चाहिए इसका इन्वेस्टिगेशन, तो एजेंसी को दे देगा। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट द offense is a schedule offense and it is fit case to be investigated by the agency। अब जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि ये शेड्यूल ऑफेंसेस है और ये फिट है कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एजेंसी को, तो वो डायरेक्ट कर देगा एजेंसी को कि इन्वेस्टिगेट करे वो स्टेट ऑफेंसेस को। तो सबसेक्शन 4 सिर्फ इतनी सी बात करता था कि जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, ओपिनियन है उनका कि शेड्यूल ऑफेंसेस है, तो एजेंसी को दे देंगे, एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 बात करता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि जो शेड्यूल ऑफेंसेस है and has been committed which is required to be investigated under this act, और उनको भी लगता, उनको अगर खुद लगता है कि हाँ ये शेड्यूल ऑफेंस हुआ है और ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस एक्ट के अंडर में, तो वो स्यू मोटो, मतलब खुद से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये वाला सबसेक्शन बात करता है कि उनको कहीं ये जरूरत नहीं कि कोई उनको कमिट करना पड़े, कहीं पे भी कमिट नहीं करना जरूरी। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कहीं से मिला हो तभी वो यहाँ पे भेजेंगे। ये अगर डायरेक्ट भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर कोई भी
इन्फॉर्मेशन मिली या उनको कहीं से भी पता चला और उनको लगता है कोई शेड्यूल ऑफेंस हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करना चाहिए, तो सुओ मोटो भी भेज सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं एजेंसी को कि वो इन्वेस्टिगेट करे स्टेट ऑफेंसेस को। फिर सबसेक्शन 6 बात करता है वेयर एनी डायरेक्शन हैज बीन गिवन अंडर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5। तो जो भी डायरेक्शन अगर गिवन कर दिया है सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस शैल नॉट प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट थी या पुलिस ऑफिसर थे किसी स्टेट गवर्नमेंट के जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कोई भी ऑफेंस को, तो वो शैल नॉट प्रोसीड, मतलब वो प्रोसीड नहीं करेंगे फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ, मतलब स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। और शैल फॉरविथ, और वो फॉरविथ कर देंगे, मतलब दे देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं एंड रिकॉर्ड्स एजेंसी को सारे रिकॉर्ड्स दे देंगे। फिर सबसेक्शन 7 बात करता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर दैट द टिल द एजेंसी टेक्स अप द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 बात करता है डाउट के रिमूव करता है कि हमें ये डाउट हो सकता है कि क्या होगा। तो ये सीधी-सीधी बात बता रहा है कि जब तक अगर एजेंसी के पास मैटर पहुंचा नहीं है, तब तक जो पुलिस है, ऑफिस मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेगा जब तक एजेंसी ने ये मामले को लिया नहीं है, टेक ओवर नहीं किया है। फिर 8 वाला बात करता है वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओपिनियन दैट द शेड्यूल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया टू विच this act exceed, it may direct the agency to register the case and take up investigation as if such offence has been committed in India। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लगता है कोई शेड्यूल ऑफेंस हुआ है जो कि आउटसाइड इंडिया में हुआ है, तो वो फिर एजेंसी को डायरेक्ट करेंगी कि वो एक रजिस्टर कर ले केस अपने पास और उसकी इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से करे जैसे कि वो कमिट हुआ है इंडिया में ही। फिर 9 बात करता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 8 द स्पेशल कोर्ट एट न्यू दिल्ली शैल हैव जुरिडिक्शन। तो अब जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को भी बोल दिया कि मतलब सॉरी किसी को भी नहीं, एजेंसी को बोल दिया कि कोई भी ऑफेंस आउटसाइड इंडिया में हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे केस रजिस्टर करके, तो इन्वेस्टिगेशन करने का जब प्रोसिक्यूशन वगैरह होगा या उससे रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो उसकी जुरिडिक्शन कहाँ पे मानी जाएगी? तो इसका जो भी सबसेक्शन 8 में लिखा हुआ है वो न्यू दिल्ली माना जाएगा। अब 8 के 1 में क्या हुआ है यहाँ पे देखते हैं, 8 में कुछ चेंज हुए हैं क्या? तो 8 में देखते हैं। तो ये जो 8 है वो एक्ट नंबर 16 ऑफ 2009 मतलब 2 अगस्त 2019 से यहाँ पे डाला गया था अमेंड करके। फिर सेक्शन 7 बात करता है पावर टू ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो अब क्या होता है कि अगर जब भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कोई भी ऑफेंस एनआईए अंडर दिस एक्ट हैविंग रिगार्ड टू द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स, जब भी फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए अदर जो फैक्टर्स है रिलेटेड उनको देखते हुए अगर उनको लगता है कि it is expedient to do so, तो request the central government to associate itself with the investigation। तो सबसे पहले वो बोलेंगे कि ये एक्सपीडियंट है, मतलब जरूरत है ऐसे करने की कि मतलब सॉरी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को एसोसिएट कर ले इस केस से और इन्वेस्टिगेशन करे। फिर बी बात करता है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेने के बाद वो ट्रांसफर कर सकते हैं केस स्टेट गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ट्रायल करने के लिए ऑफेंस का। तो मतलब इसका मतलब सीधा सीधा बात है सेक्शन 7 का कि अगर एक बार उनको कोई केस कहीं से मिल गया, तो ज़रूरी नहीं है कि अब उनको बाद में अगर थोड़े दिन बाद उनको लगता है कि नहीं अभी इतना मामला जैसे पहले लग रहा था इनिशियल स्टेज पे कि बहुत इम्पोर्टेंट मामला है या बहुत ही ज़्यादा ग्रेव मामला है, ग्रेविटी मतलब बहुत ज़्यादा उसकी संगीन होने के चांसेस थे, ज़्यादा रिलेवेंट फैक्टर थे। लेकिन बाद में अगर उनको लगता है कि नहीं, अभी ये इतना इम्पोर्टेंट या इतना हार्ड मैटर भी नहीं लग रहा कि एनआईए को करना चाहिए, तो एनआईए पहले जैसे ही उसको लगता है एक्सपीडिएंट टू डू सो है, वो स्टेट गवर्नमेंट को एसोसिएट करने के लिए बोल देगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट खुद को एसोसिएट कर ले इस केस की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। वी पॉइंट बात करता है कि अगर वो ट्रांसफर करना चाहे तो सबसे पहले उनको प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केस ट्रांसफर कर सकते हैं।
फिर सेक्शन 8 बात करता है पावर टू इन्वेस्टिगेट कनेक्टेड मैटर्स। तो व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी ऑफ शेड्यूल ऑफेंस, तो जब भी कोई भी शेड्यूल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एनआईए मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब भी शेड्यूल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो ऑल्सो इन्वेस्टिगेट कर सकती है अदर मैटर्स जो कि उस एक्यूज से कनेक्टेड हैं। तो मे ऑल्सो इन्वेस्टिगेट any other offense which accused is alleged to have committed if the offense is connected with the schedule offenses। तो शेड्यूल ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस अगर एक बार कोई एनआईए ने लिया है, वो एनआईए इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि एक्यूज ने अगर कुछ और भी ऑफेंसेस हैं जो एलिज टू बी कमिटेड है, मतलब एक्यूज ने ऐसा लग रहा है कि किए हैं, तो उन सारे ऑफेंसेस का भी इन्वेस्टिगेशन फिर एनआईए ही करेगी, एजेंसी ही करेगी, जो कि कनेक्टेड है शेड्यूल ऑफेंसेस। फिर सेक्शन 9 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको भी अपनी सारी असिस्टेंस या कॉपरेशन देना पड़ेगी एजेंसी को, जब भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। तो ये ड्यूटी हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की कि वो सारी अपनी एक्सटेंड करे सारी असिस्टेंस या कॉपरेशन एजेंसी के साथ, जब भी एजेंसी कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करे शेड्यूल ऑफेंसेस का। फिर सेक्शन 10 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल ऑफेंसेस, तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तो जैसा कि अदरवाइज यहाँ पे इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, तो नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में ऐसा कुछ भी लिखा होगा वो अफेक्ट नहीं करेगा पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को अफेक्ट नहीं करेगा कि इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए किसी भी शेड्यूल ऑफेंसेस को और अदर ऑफेंसेस को अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को कहीं भी अफेक्ट नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है किसी शेड्यूल ऑफेंसेस को, कोई अदर ऑफेंसेस को अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। किसी अदर लॉ में भी कोई टाइमिंग इन फोर्स अगर उनको लगता है, तो शेड्यूल ऑफेंसेस को स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, प्रोसिक्यूट भी कर सकती है, उसकी पावर कुछ कम नहीं करते यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे चैप्टर 3 तक पढ़ लिया है एनआईए का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 भी। 1 मिनट। तो नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 4 बस देखेंगे, फिर चैप्टर 5 भी शायद इसमें आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ चैप्टर 5, हाँ तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ऑलमोस्ट कवर ही कर देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके ठीक है।